साथियों, वंदे मातरम। पिछले दिनों हमारे किसी प्रिय परिजन के कोरोना से बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में चले जाने पर उनके इलाज में मेरे द्वारा जो अनुभव मुझे 15-20 दिन में प्राप्त हुए, उन अनुभवों को मुझे मेरे मित्र मंडली और परिजनों के बीच में साझा करने के लिए हमारे किसी प्रियजन ने कहा, तो मैं आज ये वीडियो इसी पर्पज़ से बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का कोई प्रिस्क्राइब्ड या सर्टिफाइड इलाज हमारे बीच में अभी नहीं आया है। जितना भी इलाज हो रहा है वो एक्सपेरिमेंटल ही कह सकते हैं हम, लेकिन अल्टीमेटली इलाज तो वैसे ही हो रहा है। इसलिए प्रिस्क्राइब्ड इलाज ना होने के कारण हम सब बहुत परेशान भी होते हैं और कहीं पे भी जाते हैं तो सब जगह एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। और हमने भी पिछले 15 दिनों में अपने बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन से पेशेंट को बचाया है, तो बहुत तरह के मिक्स्ड इलाज करने के बाद ही बचाया है। हमने एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद तीनों को ट्राई किया और वही सब अनुभव मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि कोरोना है या नहीं है, उसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहले जो सिम्टम्स हम सबके सामने आते हैं वो सिर दर्द, बदन दर्द, लूज़ मोशंस और बुखार, सूखी खांसी, मुंह का सूखना, स्वाद या गंध का ना आना, इस तरह के कई सिम्टम्स अगर हम में किसी को भी आते हैं तो हम उसमें से कुछ सिम्टम्स जो हमको आएँ उसको हम कोरोना मान सकते हैं। इनमें से अगर गंध का ना अनुभव होना या स्वाद का अनुभव ना होना, अगर ये दो सिम्टम्स हमको आते हैं तो हम खुश हो सकते हैं कि हमको सबसे माइल्ड फॉर्म वाला कोरोना हुआ है। लेकिन कोरोना तो कोरोना है, उसका बाकायदा जो प्रिकॉशंस, जो इलाज हैं वो हमको करना ही पड़ेगा। अब कोरोना में कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, उनको एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। लेकिन ऐसे लोग कैसे पहचानेंगे कि हमको कोरोना हुआ है या नहीं? ऐसे लोग वो जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ उनका संपर्क हुआ है जो कोरोना पीड़ित रहे हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आने पर आपको अपने आप को कोरोना पीड़ित मानना चाहिए और आपको एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पीड़ित मानते हुए उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए। अब मैं कुछ कोरोना के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ। ये कोरोना बीमारी का सिस्टम क्या है पूरा। ये कोरोना बीमारी जो है 11 से 14 दिन की एक साइकिल होती है, जिसमें पहले 5 दिन जो होते हैं वो वायरल साइकिल के होते हैं। इन पहले 5 दिन में वायरस हमारे शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और इस दौरान हमको बुखार आ सकता है, हमको शरीर में दर्द होता है, हमको जो और सिम्टम्स हैं वो सब सामने आते हैं, वो इसी का परिणाम होते हैं। फिर इसके बाद जो अगले 5-6 दिन होते हैं, 6वें दिन से 10वें दिन का समय, ये जो समय होता है ये वायरस के इम्यून साइकिल का एक पीरियड, इसको इम्यून साइकिल बोलते हैं। और इस पीरियड में वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बहुत तेज़ी से प्रहार करता है। फिर इसके बाद जो 11 से 14वें दिन का एक साइकिल होता है, एक फ़ेज़ होता है, वो फ़ेज़ होता है वायरस के लगभग समाप्त होने का फ़ेज़। और लगभग 11 से 14 दिन के मध्य में ये हमारे बॉडी के अंदर पूरी तरह से इसका प्रभाव ख़त्म हो जाता है। अब हम कब माने कि हमको कोरोना का प्रभाव ख़त्म हो गया, हम कोरोना से मुक्त हो गए? तो अगर आपको 6वें 7वें दिन से लेके 14वें दिन के बीच में अगर कभी भी लगातार 3 दिन आपको बुखार नहीं आ रहा है, तो आप मान सकते हैं कि आपको कोरोना का प्रभाव ख़त्म हो गया। इसके बाद का जो पीरियड होता है वो रिकवरी का पीरियड होता है और कोरोना ने जितना भी डैमेज हमारे शरीर में किया है उससे रिकवर होने में अब कितना समय लगेगा ये एक अलग बात है, लेकिन कोरोना हमारे शरीर में इस पीरियड के मध्य में ख़त्म हो जाता है। अब बात आती है ये बीमारी फैलते कैसी है, कैसे हम इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। ये बीमारी छुआछूत की बिल्कुल बीमारी नहीं मानना चाहिए इसको। ये बीमारी हमारे किसी को देखने, उसके पास जाने से नहीं फैलती है। हाँ, हम जब सांस लेते हैं, हमारे सांसों से अगर हमने छींका,
हमने खांसा, हमने बात करी है और हमारे बात करने में अगर हमारे मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स अगर निकले तो ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इनके थ्रू ही ये बीमारी फैलती है। अगर एक पीड़ित व्यक्ति भी नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर हमारे पास आता है और मुंह में मास्क लगा के रखता है तो हम उससे बीमारी फैलने का डर नहीं होता है। इसलिए अगर हम कभी कोई व्यक्ति, हमारा दोस्त मित्र यार, हमारा कोई परिजन अगर कोरोना से पीड़ित है, हम उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं, हम उसके पास जाते नहीं, हम उसका सुध नहीं लेते, वो परेशान है, उसकी मदद नहीं करते, इस डर से कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना इतनी जल्दी ऐसे नहीं होता है। मैं पिछले 15 दिनों से अपने कोरोना पीड़ित परिजनों के साथ कोरोना वार्ड के अंदर दिन में 4-4, 5-5 बार गया हूँ और अभी तक बचा हुआ हूँ सिर्फ इसी अवेयरनेस के कारण। आप जब भी कोरोना पीड़ित किसी भी व्यक्ति की मदद के लिए उसके पास जाते हैं, आप सबसे पहले तो 2 मास्क ज़रूर लगाइए। 2 मास्क, और वो भी कपड़े के सादे मास्क नहीं लगाने चाहिए, एक सर्जिकल मास्क होना चाहिए और N95 मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल इसी तरह के मास्क यूज़ होने चाहिए और डबल मास्क लगाना चाहिए। इन मास्क के साथ अगर हम एक फेस शील्ड का प्रयोग करें तो वो और बेहतर होता है। इसके साथ अगर हम किसी कोरोना वार्ड या किसी हॉस्पिटल या किसी ऐसी जगह जाते हैं, अंदर वार्ड के अंदर विज़िट करते हैं, तो हमको किसी भी वस्तु को छूने से बचना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं होता किसी व्यक्ति ने वहाँ खांसा, छींका या उसने उसके मुंह से कोई ड्रॉपलेट कहाँ कहाँ गिरा होगा जिसके कारण हमको संक्रमण हो सकता है। तो हम सबसे पहले तो किसी भी चीज़ को छूने से बचें। लेकिन अगर हमको किसी की मदद करते वक्त कुछ चीज़ों को उठाना है, कुछ छूना पड़ता है, पेशेंट को उठाना पड़ता है, तो भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस समय किसी वस्तु को छूते हैं, हमको अपने पास हमेशा एक सैनिटाइज़र की बॉटल रखनी चाहिए, हमको अपने हाथ तुरंत सैनिटाइज़ कर लेने चाहिए। इसके अलावा जब हम कभी वापस जब अपने घर या अपने स्थान पर आते हैं तो हमको तुरंत आकर नहाना चाहिए, अपने को अच्छी तरह से स्वच्छ करना चाहिए और अपने सारे कपड़े डिटर्जेंट साबुन के अंदर डुबा के रख देने चाहिए। फिर इसके बाद हमको भाप लेनी चाहिए, हमको गर्म पानी, थोड़ा ज़्यादा गर्म पानी का गरारा करना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए और ये सारे प्रिकॉशंस हमको रखना चाहिए। अपने लंग्स को मजबूत रखने के लिए हमको नियमित प्राणायाम भी करना चाहिए। सुबह की धूप, आधे घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है, वो भी हमको ध्यान रखना चाहिए और उसका भी हमको धूप लेना चाहिए। इसके अलावा जब अगर हम इन्फेक्टेड हैं, अगर हमको लगता है कि हम इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो हमको कब कब क्या क्या टेस्ट करना है, ये भी हमको बहुत ज़रूरी बात है। अगर हमको लगता है कि मैं कोरोना से इन्फेक्ट हो गया हूँ, तो मुझे सबसे पहले, जिस दिन मुझे पहला लक्षण समझ में आए, हमको जाकर एंटीजन टेस्ट या रैपिड टेस्ट करना चाहिए। अगर ये रैपिड टेस्ट की सुविधा नहीं है तो हम RT-PCR के लिए भी जा सकते हैं। RT-PCR का रिज़ल्ट 2 या 3 दिन में हमारे सामने आते हैं, इस कारण से तब तक हम दुविधा में रहते हैं। फिर अगर हमारे इन दोनों टेस्ट में से किसी भी टेस्ट का जो हमने कराया है उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव होता है, तो हमको इमीडिएट दवाई मेडिकेशन चालू कर देना चाहिए। अब दवाई हमको क्या लेनी चाहिए, एक बहुत लंबी लिस्ट प्रिस्क्राइब्ड है डॉक्टर्स के द्वारा, वो सब एक्सपेरिमेंटल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इतनी लंबी लिस्ट के चक्कर में ना पड़ें। आप विटामिन C, मल्टीविटामिन, विटामिन D, जिंक, ये सब जो मल्टीविटामिन्स और विटामिन्स हैं, ये सब लेने में कोई बुराई नहीं है, इनको तो बिल्कुल लेना चाहिए। और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको एक एंटीवायरल दवाई, जो फेवीफ्लू के नाम से हम ज़्यादा प्रचलित है, वो तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी अन्य दवाई हैं जो बहुत सारी यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड हैं, वो कंडीशनल होनी चाहिए। जो भी हमको समस्या है उसके अनुसार, अगर हमको सर्दी खांसी हो रही है तो हम लीवोसेट्रिजिन और मोंटेलुकास का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। अगर हमको बुखार आ रहा है, अगर हमको गले में तकलीफ़ है, खांसी है या अन्य कोई समस्या है, तो हम उसके हिसाब से एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये सब दवाइयाँ ले सकते हैं। और आइवरमेक्टिन एक दवाई और बहुत प्रचलित हो रही है इस समय कोरोना के लिए, एक कीड़े की दवाई है, लेकिन हफ्ते में 2-3 गोली शुरुआत में लेके इसको छोड़ा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर हम 5 दिन पहले फ़ेज़ निकलता है और उसके बाद सेकंड फ़ेज़ में जब एंटर करते हैं, 5वें के बाद 6वें दिन आते हैं, और अगर हमको बुखार तेज़ हो रहा है तो हमको तुरंत 6वां दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, और हमको 6वें दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम 6वें दिन जाके अपना ब्लड टेस्ट कराएं।
पाँचवें दिन या छठवें दिन, पाँचवें दिन ब्लड टेस्ट करा लें, छठवें दिन HRCT करा लें। अगर ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में हमको इन्फेक्शन आता है तो हमको तुरंत HRCT कराना चाहिए छठवें दिन। और छठवां दिन बहुत मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट डे होता है छठवां दिन, जिस दिन हमको अपने सारे अलार्म हमारे जल्द बज जाने चाहिए। अगर हमने छठवें दिन अपना HRCT करा लिया और उसका स्कोर चिंताजनक है या मॉडरेट और हाई जोन में है, तो हमको निश्चित तौर पर उसका इलाज तुरंत प्रारंभ करना चाहिए। और देखा गया है कि छठवें दिन जिस व्यक्ति का मॉडरेट या हाई स्कोर है CT का और ब्लड टेस्ट का, तो उसको तुरंत जो है स्टेरॉइड्स शुरू करने चाहिए। और स्टेरॉइड्स ऐसी दवाई होती हैं जो सिर्फ डॉक्टर के परामर्श से ही लेना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए डॉक्टर से समझकर, अगर आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं भी मिल रही है तो आप डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करा के स्टेरॉइड शुरू कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने छठवें दिन स्टेरॉइड्स का सेवन, अगर उसकी रिपोर्ट्स मॉडरेट या उससे ज़्यादा हैं, शुरू कर दिया, उसको निश्चित आगे जाके जल्दी फ़ायदा मिलने वाला होता है। टेस्ट की बात है तो हमको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, तो हमको निश्चित तौर पर CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, और CRP मतलब C रिएक्टिव प्रोटीन, और सीरम फेरेटिन और D डाइमर, ये 4 ब्लड टेस्ट हमको पाँचवें दिन कराना चाहिए। अगर इनमें से CRP बढ़ा हुआ है या HRCT की रिपोर्ट ज़्यादा है तो हमारे लिए लाल बत्ती शुरू हो गई। अभी भी आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है, अभी सब नॉर्मल चल रहा है, सिर्फ आप अलर्ट होकर काम करिए। अगर छठवें दिन के बाद आपको फीवर लगातार हाई रहता है या आपकी SpO2 ऑक्सीजन लेवल गिरने लगते हैं, तब आपको थोड़ा चिंता करना शुरू करना चाहिए। अगर हो सके तो तुरंत हॉस्पिटल में कहीं एडमिशन लें। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं कि हमको हॉस्पिटल्स में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो हम उस समय पर अपना इलाज कैसे करें, लेकिन उसके लिए आपको किसी न किसी डॉक्टर, सर्टिफाइड डॉक्टर का सपोर्ट तो चाहिए। आप दवाइयाँ उनसे प्रेस्क्राइब करा के शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्टेरॉइड ज़रूर होना चाहिए। फिर अगर आपका कंडीशन फिर भी 7वें दिन भी अगर आपको लगता है बढ़ रहा है, तो 7वें दिन रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया जा सकता है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स पर जिनकी SpO2 लेवल 88 या 90 जा रही है, 90 से नीचे जा रही है। ये देखा गया है कि रेमडेसिविर बहुत उपयोगी नहीं होता है, लेकिन 7वें से 10वें दिन तक अगर आपकी कंडीशन क्रिटिकल हो रही है और आपने रेमडेसिविर का उपयोग किया है तो ये फ़ायदेमंद होता है थोड़ा सा। रेमडेसिविर से ज़्यादा रोल कोरोना में स्टेरॉइड्स प्ले कर रहे हैं, इसलिए स्टेरॉइड्स को सीरियसली जो है डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के लेना चाहिए। स्टेरॉइड्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखने के लिए ही डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्टेरॉइड शुगर बहुत बढ़ाते हैं। इस बीमारी में खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बड़े अस्पतालों के इलाजों को देखते हुए मैंने ये अनुभव किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट को सभी डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं, और आयुर्वेद में भी कहीं ना कहीं लिक्विड डाइट को ही बेस्ट माना गया है। जब हमारे शरीर पर बड़ा हमला होता है तो हमको खाना ऐसा लेना चाहिए जो बहुत जल्दी शरीर ग्रहण कर ले, उसको पचाने में शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़े। हमको कई वेजिटेबल्स के मिक्स करके सूप बनाने चाहिए, और दिन में 2 बार अगर हम अलग अलग वेजिटेबल्स का सूप लें, जिसमें हम पालक, चुकंदर, मुनगा ऐसे पौष्टिक चीज़ों को ज़रूर मिलाएं और उनका सूप यूज़ करें। फ्रूट के जूसेस अपन ले सकते हैं, लेकिन खांसी अगर हो रही है तो जूसेस को कम यूज़ करेंगे, जूस अपन अनार का ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद के हिसाब से हमने चीज़ों को शामिल किया है अपनी डाइट पर, जो सबको करना चाहिए। अगर SpO2 कम होता है तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब ज़्यादा हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू लौंग और दालचीनी में होती है। तो हमको लौंग दालचीनी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हम अपने दाल सब्जी में हर जो भी सामान बनाते हैं उनमें इनका प्रयोग बढ़ा सकते हैं। हल्दी
एंटीबायोटिक होती है और काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटी एलर्जिक होती है, इसलिए इन वस्तुओं का भी उपयोग बहुत उपयोगी होता है। हमको ठोस आहार कम से कम करना चाहिए और ऐसे आइटम ही खाने हैं जो जल्दी पच जाएं। इसके अलावा आयुर्वेद में गिलोय, तुलसी और काली मिर्च, ये 3 सामग्री को मिलाकर एक काढ़ा बनाकर इसका उपयोग बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। एक और चीज़ है जो ऑक्सीजन की पूर्ति करने में बड़ी सहायक होती है, वो काली पीपर, जिसको कहीं कहीं लेडी पीपर भी कहा जाता है। काली पीपर 8-10 ले लें और उसकी आधी लगभग फिटकरी इनका पीस के चूर्ण बना लें और एक चने के दाने के बराबर दिन में एक बार ये देने से ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी बढ़ता है। ये तो हुई आयुर्वेद की बात। अब होम्योपैथ में भी हमको साथ में होम्योपैथ भी लेने का काफ़ी परिणाम अच्छा मिला। होम्योपैथ में 2 ऐसी चीज़ें मैं आपको प्रिस्क्राइब करना चाहता हूँ जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो जनरली सबको ही ले सकते हैं। मैंने और भी कुछ दवाइयाँ ली थी, लेकिन वो दवाइयाँ डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर, उनसे सलाह पर ही पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सबके कंडीशंस पर अलग अलग दी जाती हैं। लेकिन एक दवाई लेचेसिस 50 mg, ये दवाई ऐसी मुझे लगी जिसका उपयोग हमको खाना नहीं है, हमको खाली अपनी कलाई में यहाँ पर इस जगह पर लेचेसिस 50 mg दवाई जो है उसको उसके 10-15 बूंद आधी कटोरी पानी में डालना है और उस पानी को मिक्स करके एक बॉटल में रख लेना है और फिर इस दवाई को सिर्फ इस जगह पर हल्का सा मसाज करना है, दोनों कलाइयों में। थोड़ा बहुत चाहें तो माथे के ऊपर भी लगा सकते हैं और सिर्फ दिन में 2-3 बार 4 बार इस दवाई को उपयोग करने से ऑक्सीजन लेवल्स में काफ़ी वृद्धि होती है और ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा देखा है मैंने। इसके अलावा एक दवाई सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है, उसके भी अच्छे रिज़ल्ट्स थे, एस्पर्डोस्पर्मा क्यू। ये दवाई भी कुछ ड्रॉपलेट्स इसके बारे में डॉक्टर से परामर्श ले लें और दिन में 2-4 बार जैसा डॉक्टर बताएं, ये दवाई भी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती है। एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी परिजन के बीमार पड़ने पर हम बहुत डरते हैं कि हमको उसके पास नहीं जाएं, हम किसी के इसके कारण उसकी सेवा नहीं कर पाते, इसके कारण वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। ये डर मन से निकाल दें। थोड़ा कठिनाई का समय ज़रूर होता है, लेकिन अगर हम प्रिकॉशंस को रखें तो हम बिना बीमार पड़े, बिना इन्फेक्ट हुए सबकी मदद कर सकते हैं। ज़रा उनकी कल्पना कीजिए जो डॉक्टर्स, जो पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर दिन भर सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उनमें बहुत सारे तो जो दिन भर वार्ड के अंदर होते हैं वो तो पीपीई किट वगैरह पहनते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा है कि बाकी जितने स्टाफ्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैंने उनको बहुत कम बिना पीपीई किट के दिन भर सेवा करते देखा है। उससे मैंने ये अनुभव किया है कि जो मेन सावधानी है वो मास्क की है। आप अच्छे से मास्क लगाएं, एक शील्ड लगाएं, हाथ में ग्लव्स पहन लें और हाथ को बार बार सैनिटाइज़ करते रहें। घर पर जब लौट के आएँ तो कपड़ों को धो लें और इन सब प्रिकॉशंस को रखते हुए, गर्म पानी, भाप और ये सब लेते हुए आप अपने आप को सुरक्षित रखते हुए सबकी मदद भी कर सकते हैं। कोरोना 5वें दिन के बाद एक मेंटल वाली बीमारी ज़्यादा है, मेंटल बैलेंस को बना के रखने के लिए, और सबसे ज़्यादा लोग जो प्रभावित होते हैं वो होते हैं जो कोरोना से डर के रहते हैं। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसके आपको डरना नहीं है। अगर हमारा विल पावर अच्छा है तो कोरोना बिल्कुल हमको कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे मेन चीज़ है हमको अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है और इन्हीं सब बातों से जो अनुभव आप सबको प्राप्त हो रहा है वो मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे जो प्राप्त हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें और इन अनुभवों के आधार पर अगर कोई किसी को फ़ायदा होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी।